सभी को सुप्रभात। हमने इसके पिछले वीडियो में पढ़ा था अनुच्छेद नंबर 52 से। हमने पढ़े थे अनुच्छेद नंबर 52 से 58 के अंतर्गत, यानी 52 से 58 तक के किए थे। इसके पहले के 51 तक हमने जो पढ़े थे, 36 से 51 तक, 30 याद रखना है, 36 से 51 तक क्या आते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने पढ़े थे। इसके बाद हमने 52 से जो स्टार्ट किया, इसमें 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य दिए गए। ये भी आपको ध्यान रखना है। 51A के अंतर्गत क्या है? आपके मौलिक कर्तव्य। और मौलिक अधिकार की बात करें तो कहां से कहां तक है? 12 से 35 तक ये आपके मौलिक अधिकार हो गए। मौलिक अधिकार के बाद आते हैं आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और 51A के अंतर्गत आपके मौलिक कर्तव्य। इसके पहले की यदि हम बात करें तो हमने पढ़ा था 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र, 5 से 11 तक क्या है? नागरिकता। ठीक है, 12 से स्टार्ट हो जाते हैं आपके मौलिक अधिकार। तो ये अनुच्छेद याद रखना है, कोई ज्यादा कठिन भी नहीं है। चलिए, तो हम 52 से 58 तक का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो 52 के अंतर्गत क्या है? भारत के राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति जो भारत के संघ का राज्य क्षेत्र का अध्यक्ष होगा, और राष्ट्रपति कौन हो सकता है और उसके लिए क्या योग्यता होना चाहिए, हमने 52 के अंतर्गत पढ़ा। 53 के अंतर्गत संघ की कार्यप्रणाली शक्ति, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में जो निहित है, उसकी हमने एक ही शक्ति यहाँ पर पढ़ी थी, और बाकी के बारे में डिस्कस किया था कि और कौन कौन सी शक्तियां हैं, उनका डिटेल अभी हमने नहीं पढ़ा था। विधायी शक्तियां, बाकी जो अन्य शक्तियां हैं, उनके अनुच्छेद के अंतर्गत हम उनको पढ़ेंगे, समझेंगे। 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है वो हमने पढ़ा। 55 के अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या रीतियां हैं वो हमने समझी। 56 के अंतर्गत राष्ट्रपति की पदावधि 5 साल के लिए होगा। इसके पहले यदि वो स्वैच्छिक त्याग पत्र देना चाहता है तो दे सकता है, ये हमने पढ़ा। और किसी कारणवश राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो किस प्रकार से उनकी जगह उपराष्ट्रपति को लाया जा सकता है, ये आज हम पढ़ने वाले वैसे। लेकिन हमने पदावधि के अंतर्गत ये बात पढ़ी थी कि यदि या तो वो खुद स्वैच्छिक त्याग पत्र दे दे किसी कारणवश, या फिर किसी कारणवश वो पद रिक्त हो जाता है, तब वो उनका पदावधि खत्म हो जाती है। बाकी 5 साल की पदावधि होती है राष्ट्रपति की। इसमें एक बात ये भी नोट करने वाली है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है, जो शायद आज के उसमें अनुच्छेद में आने वाला है, हम पढ़ने वाले हैं, तो यदि पदावधि का जो समय है 5 साल है, तो 5 साल के पहले ही निर्वाचन का कार्य पूरा कर लिया जाता है, नहीं उस अवधि के पहले, ताकि उस जैसे वो अवधि खत्म होती है तो उस तक त्याग पत्र दे करके नया राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया जाता है, या उन्हीं को पुनः निर्वाचित कर दिया जाता है। तो 55 के अंतर्गत निर्वाचन की रीति, और 56 के अंतर्गत राष्ट्रपति की पदावधि। 57 के अंतर्गत आता है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता क्या होती है, तो हमने पढ़ा था, समझा था एक लाइन में कि पुनर्निर्वाचन के लिए जो पात्रता उनकी निर्धारित है, यदि वो उसमें पूर्ण है तो पुनः उसके लिए जितनी बार चाहे उतनी बार निर्वाचित हो सकते हैं, उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 58 के अंतर्गत हमने पढ़ा था राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हता क्या क्या है, तो हमने वो भी पढ़ा। अब हम आगे के अनुच्छेद यानी जो है कि 58 से आगे के यानी 59 से चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो 59 अनुच्छेद के अंतर्गत क्या क्या चीज है वो हम आज के क्लासेस में समझते हैं, देखते हैं। आइए चलते हैं। चलिए, तो जैसा आपने बताया कि अब आज के क्लासेस में हम 59 अनुच्छेद नंबर 59 से 64 पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अनुच्छेद नंबर 59 में क्या है इसको हम समझते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 59 क्या कहता है? राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, प्रमुख शर्तें कौन कौन सी है राष्ट्रपति पद के लिए। अर्हता हमने पढ़ी थी, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी शर्तें। तो जो प्रमुख शर्तें हैं उन पर हम चलते हैं। तो राष्ट्रपति पद के लिए प्रमुख शर्तें की यदि बात करें तो पहला क्या कहा गया? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी
सदन का सदस्य नहीं होगा। अब क्या, यदि किसी विधानमंडल का वो सदस्य है तो राष्ट्रपति के लिए योग्य नहीं है? राष्ट्रपति के पद के लिए बिल्कुल योग्य है, लेकिन उसे राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के पहले उस पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा या स्वतः ही त्यागपत्र माना जाएगा। अगला क्या कहता है? अगला कहता है राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं किया, यानी किसी सरकारी पद पर वो नहीं हो, यदि है तो वहां से भी उन्हें त्यागपत्र देना पड़ेगा। अगला क्या कहता है? नंबर 3 कहता है राष्ट्रपति बिना किराए दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा, यानी उन्हें शासकीय आवास मिलेगा जिसे राष्ट्रपति भवन कहेंगे। ऐसी उपलब्धियों, भत्तों, विशेषाधिकारों का जो संसद निधि द्वारा अवधारित करें और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट है हकदार होगा। दूसरी यानी इसमें नहीं निर्धारित किया गया, उसकी भत्ते वाली अनुच्छेद अलग है, तो उसका पूरा हकदार कौन होगा? राष्ट्रपति। ये 3 के अंतर्गत कहा गया। 4 के अंतर्गत, अब फिर आर्टिकल पे भी ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल कौन सा पढ़ रहे हैं? 59 के अंतर्गत दिया गया है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगला क्या कहता है? राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान क्या नहीं किया जाए? कम नहीं किए जाएंगे, जो निर्धारित है वो दिए जाएंगे। तो ये बात भी हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आर्टिकल 59, इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 60 क्या कहता है उस पर हम चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, तो सभी को लगभग ये बात मालूम है कि जो शपथ ली जाती है पद में, उसमें 2 शपथ होती है, निर्धारित पद की और दूसरी होती है गोपनीयता की। तो इसमें इंक्लूड हम पूरा पढ़ करके नहीं बताएंगे क्योंकि ये एक मर्यादा है और हमें मर्यादा का पालन करना चाहिए। चाहे हम अपने आप में ओरिजिनल शपथ ले रहे हों या उस शपथ को पढ़ रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। तो हमें सिर्फ शपथ को देखना है कि राष्ट्रपति पद की शपथ बाकी अन्य जो संवैधानिक पद हैं उनके शपथ के जैसा ही है। उसमें अवलोकन यदि हम करें तो वो लिखा हुआ है प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहे हैं, उन कार्यप्रणाली को निर्वहन कर रहे हैं। अब कृत्यों का निर्वहन क्यों किया गया? क्योंकि यदि राष्ट्रपति किसी कारणवश अपना त्यागपत्र दे देता है या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, तो राष्ट्रपति के पद को संभालता है उपराष्ट्रपति। तो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद का निर्वहन कर रहा हो तो वो इनके क्रियाकलाप कहलाएंगे। हाँ, अमेरिका के संविधान और हमारे संविधान में इतना अंतर है। उपराष्ट्रपति की जो कार्यप्रणाली है वो अमेरिका से ली गई, लेकिन अमेरिका और हमारे इसमें परिवर्तन किया गया, सेम एज इट इज नहीं उठा ली गई। अमेरिका में क्या होता है कि राष्ट्रपति पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति उस पद को संभालेगा, लेकिन हमारे यहाँ पर उपराष्ट्रपति पद को तो संभालेगा, लेकिन कब तक? जब तक कि उस पद के लिए पुनः निर्वाचन नहीं हो जाता किसी अन्य राष्ट्रपति का, तब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद को संभालेगा। अब उसका भी कारण है, वो भी हम डिटेल करेंगे। बात आ गई है, थोड़ा सा डिटेल हम यहाँ पर समझ लेते हैं। उसका कारण ये है चूंकि हमारे जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति एक उपराष्ट्रपति पद को संभालते हैं, दूसरा वो राज्यसभा के अध्यक्ष भी होते हैं। तो यदि उन्हें राष्ट्रपति बना दिया जाए तो फिर अध्यक्ष पद, जो राज्यसभा का अध्यक्ष पद है, उसके लिए यानी उपराष्ट्रपति पद को भरना पड़ेगा। तो उन्होंने ये कहा कि ये कुछ समय के लिए यहाँ आएंगे, राष्ट्रपति पद को संभालेंगे, राष्ट्रपति पद पर दूसरा निर्वाचन होने के बाद इन्हें वापस वहीं पहुंचा दिया जाएगा दोहरी भूमिका निभाने के लिए। 2 भूमिका उपराष्ट्रपति की होती है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। निर्वहन कर रहा है। अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के
कौन? मुख्य न्यायमूर्ति या उनके अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के उपबंध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष। ये बात भी ध्यान रखना है। क्या बात ध्यान रखना है? कि राष्ट्रपति को जो कि शपथ कौन दिलवाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति को मुख्य न्यायमूर्ति शपथ दिलवाता है, या उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध जो भी उच्चतम के ज्येष्ठतम होंगे, बड़े होंगे, ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष निम्नलिखित प्रारूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञा करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। अर्थात किस प्रकार से? तो ये शपथ यहाँ पर है जिन्हें हम नहीं दोहराएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका सिर्फ आपको एक बार अवलोकन करना है, उसे पढ़ना है, उन्हें सामूहिक रूप से दोहराना नहीं है। हम YouTube क्लासेस के माध्यम से ये लेक्चर ले रहे हैं, तो हमें बात मालूम है कि ये क्लासेस सामूहिक जाएगी और इसीलिए हमें इनको नहीं दोहराना है, क्योंकि हम उस पद पर धारित नहीं है। इसलिए सिर्फ आपको इसका अवलोकन करना है, इसे पढ़ना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला आर्टिकल आता है आपका 61। 61 क्या कहता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। इसके भी कई क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अभी महाभियोग चलाने की प्रक्रिया आर्टिकल नंबर 61 याद रखिएगा। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 61 क्या? महाभियोग। तो महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, प्रणाली क्या है, उस पर हम चलते हैं। तो भारतीय संविधान में इस प्रक्रिया को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया कि यदि संवैधानिक पद पर बैठे हैं जिन पर डायरेक्टली केस नहीं लगाया सकता, यदि उन्होंने कुछ गलत किया है तो उन्हें अपने पद से, उस पद से जो संवैधानिक पद है और एक सर्वोच्चतम पद है, ऐसा कि उसी पद पर डिपेंड है। यदि किसी को सजा हो जाए, मृत्युदंड हो जाए, तो उस मृत्यु को कम करने या खत्म करने का अधिकार किसे निहित है? उसे राष्ट्रपति को निहित है। यानी न्यायालय से, न्यायमूर्ति से जो हमने उम्मीद की थी कि ये इसमें कुछ संशोधन हो जाएगा या माफी मिल जाएगी, उन्होंने मना कर दिया कि आप कहीं किसी प्रावधान में नहीं आते, आपको फांसी होगी। तो फिर आप राष्ट्रपति के पास जा सकते। तो ऐसे संवैधानिक पद पर आसीन है और यदि किसी गलत कृत्य में आ जाते हैं या किसी अन्य अनर्गल में आ जाते हैं, वैसे तो आते नहीं हैं। अभी तक ये कहा गया कि महाभियोग की प्रणाली किसी भी राष्ट्रपति पर नहीं लगाई गई। बहुत अच्छी बात है। भारत जैसे गणतंत्र गणराज्य के अंतर्गत ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि वाकई में अपने आप में कुछ सिद्ध करते हैं यहाँ की संस्कृति को, कि जिन्हें उस पद के लिए नियुक्त किया गया उन्होंने पूरी कर्तव्यनिष्ठता के साथ उस पद पर धब्बा नहीं लगने दिया, उस पद की गरिमा को बनाए रखें। ऐसे महापुरुषों को कोटि धन्यवाद जिन्होंने उस पद की गरिमा को बनाए रखा और आने वाले समय में भी भारतीय संस्कृति के ये पुरोधा इन महान पदों की गरिमा को बनाए रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो महाभियोग वो प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति और किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। महाभियोग प्रणाली का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एक तो खुद राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट, इसके अलावा हाई कोर्ट के जजों को। इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद, जिसको हम पढ़ रहे हैं, अनुच्छेद कौन से? 61। इसके साथ ही साथ ये डिटेल आएगा 124 के अंतर्गत चौथे नंबर पर। उसके पॉइंट जो भी हमने इसके पहले पॉइंट पढ़े थे 1, 2, 3, तो यहाँ पर उसका कौन सा पॉइंट नंबर 4 के अंतर्गत है, जिसको आगे हम पढ़ेंगे। 4 और 5 में भी है। ठीक है, न्याय प्रणाली किन किन को महाभियोग से हटाया जा सकता है, और अनुच्छेद नंबर 217 और 218 में भी डिटेल मिलता है। तो हम वहां पर उन अनुच्छेद को पढ़ेंगे। तो देखा होगा हम रेगुलर अनुच्छेद नंबर 1, 2, 3 इस प्रकार से चल रहे हैं,
ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि एक अनुच्छेद पढ़ रहे माना कि 61 और हम चले गए 217 पर, तो इसे याद रखना तो कठिन है ही। और एक और समस्या बढ़ गई कि हमें 217 को भी याद रखना, तो एक दूसरे में अनुच्छेद जब मिक्स होते हैं तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो आप चिंता ना करिए, हम एक के बाद एक ही लेकर के चलेंगे। पढ़ो पढ़ाओ के आधार पर हम इस क्लासेस का निर्वहन कर रहे हैं और हमने किसी विशेष एग्जाम का हम जिक्र नहीं कर रहे हैं। हमें अपने संविधान को जानना है, समझना है और उसी बेसिस पे हम चल रहे हैं। ना कोई यूपीएससी की बात कर रहे हैं, ना यूपीएससी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कोई मोटिव नहीं है किसी अन्य एग्जाम्स का। हाँ, हम ये अवश्य कह देते हैं कि इसे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो यदि आपने पढ़ा है और किसी एग्जाम्स में वो क्वेश्चन आता है, आपको मिलता है, आप बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब महाभियोग क्या है? तो महाभियोग क्या है? महाभियोग एक न्यायिक कल्प प्रक्रिया है। न्यायिक कल्प जिसे न्याय की उम्मीद किया जा सकता है, जो संसद में कुछ विशेष पदों पर आसीन व्यक्तियों के खिलाफ संविधान के उल्लंघन का आरोप लगने पर चलाई जाती है। इन पदों में राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीश आदि आते हैं, जिसकी बात अभी हमने ऊपर भी की थी। अगला है महाभियोग का प्रस्ताव कैसे तैयार किया जाता है? तो महाभियोग के लिए क्या, जिस पदाधिकारी के खिलाफ कदाचार या महाभियोग लगाना है, जिसके ऊपर भी संविधान का उल्लंघन का आरोप लगा है, उसके खिलाफ संकल्प वाले प्रस्ताव में कम से कम एक संकल्प तैयार किया जाता है कि भैया इन्होंने ये कार्यप्रणाली की है और इसके अंतर्गत इन पर महाभियोग लगने की प्रोसेस जारी है। तो वो कम से कम उस सदन में 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होने चाहिए उस संकल्प पत्र पर। सभी संकल्प पत्र पर डायरेक्टली नहीं करेंगे, उसके लिए प्रस्ताव लेके जाएंगे कि भाई इतने हैं तो उसमें कितने 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। संकल्प पत्र जो स्टार्ट करेंगे, उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा वह संकल्प पारित होना चाहिए। ये भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है। संकल्प पत्र पर कितने के सिग्नेचर होने चाहिए? तो 1/4 सिग्नेचर, क्योंकि संकल्प पत्र भी तैयार हुआ है, अभी बहुमत वाली बात नहीं आई। फिर जब 1/4 ने इस पर सिग्नेचर कर दिया, किसके लिए? पेश करने के लिए। अब पेश हो गया, इसके बाद कितने? तो वहां पर 2/3 बहुमत द्वारा वह संकल्प उस सभा में पारित होना चाहिए। महाभियोग प्रस्ताव दूसरे सदन में जाने की प्रक्रिया, एक सदन यानी उच्च सदन में लगा है तो निम्न सदन में, निम्न सदन में लगा तो उच्च सदन में, ऐसा इसके बारे में कहा गया है। तो उपरोक्त प्रक्रिया में संपन्न संविधान के उल्लंघन के आरोप वाले संकल्प को वह सदन दूसरे सदन में पेश करेगा, यानी जांच के लिए भेजेगा कि क्या सही है। यानी लोकसभा में आरोप लगे तो राज्यसभा में, और अगर राज्यसभा में आरोप लगे तो वह लोकसभा में ले जाया जाएगा, यानी दोनों सदन में उस के ऊपर जो है कि चर्चा की जाएगी और वहां पर बहुमत सिद्ध होंगे या कराए जाएंगे। होगा 100% नहीं है, हो सकता है कि वहां पर उनको उतने मत नहीं मिले, उस सदस्यों का क्या ये गलत है तो वो वोटिंग नहीं करे, और नहीं होता है तो महाभियोग की प्रक्रिया, यदि बहुमत पूर्णतः सिद्ध नहीं होता है तो महाभियोग की प्रक्रिया पूर्णतः निरस्त हो जाएगी। लेकिन यदि सिद्ध हो गया है तो राष्ट्रपति हो, सुप्रीम कोर्ट के जज हो, हाई कोर्ट के जज हो, उन्हें अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे सदन की प्रतिक्रिया क्या है? तो पहले सदन में लगे आरोप पर दूसरा सदन भी अपने यहां अन्वेषण करेगा या कराएगा, देखेगा, समझेगा कि वाकई में ये इस लायक है भी या नहीं। इस प्रक्रिया में अगर सिद्ध हो गया कि संविधान का उल्लंघन किया गया है तो और दूसरे सदन द्वारा भी कम से कम 2/3 बहुमत पाए, ये बात भी ध्यान रखना है, यानी दूसरे सदन में भी कितना हो, कम से कम 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। तो पारित होने की तिथि से वह पदाधिकारी अपने पद पर नहीं रह सकेगा। यदि वो पारित हो गया तो उन्हें अपने पद पर त्याग पत्र देना पड़ेगा। पदाधिकारी को पक्ष रखने का अधिकार, तो पदाधिकारी को भी पक्ष रखने का अधिकार है, वो अपना पक्ष रख सकता है। अपने पक्ष से रखना और उपस्थित होने का अधिकार उनको होगा। और अंतिम फैसला किसके हाथों में? अंतिम फैसला सदन के हाथों में है। यदि बहुमत सिद्ध हो गया और सदन चाहते कि नहीं
आप इस पद पर नहीं बने रह सकते हैं तो उन्हें अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। अगला है आर्टिकल नंबर 61 जिसकी हम बात कर रहे हैं। अभी हमने महाभियोग की प्रणाली को समझा। अब आर्टिकल में जो संविधान में लिखा है आर्टिकल 61 वो कौन कौन से पॉइंट है उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है, जब संविधान के उत्क्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब सदन का कोई संसद का कोई सदन आरोप लगाएगा, यानी उच्च सदन या निम्न सदन, क्योंकि संसद दो संसद राज्यसभा और लोकसभा, निम्न सदन उच्च सदन या उच्च सदन निम्न सदन, तो किसी भी एक संसद में आरोप लगेगा, चाहे वो लोकसभा में लग जाए या राज्यसभा में लगे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि क्या कहता है, ऐसा आरोप लगने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प पर अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना दी जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया है। यानी 14 दिन का कार्यकाल होता है, उतरे में बताना होता है, समझाना होता है कि ये गलत हुआ है। यदि वो समय पीरियड निकल जाता है तो वो फिर उस पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता। यानी 14 दिन के अंतर्गत फिर आपको महाभियोग की प्रक्रिया में आना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके उस संकल्प को प्रस्तावित करने का अपना आशय प्रकट किया, ये भी ध्यान रखना है, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा था। ख क्या कहता, और ख कहता है उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3, यानी कितने 1/4 तो हस्ताक्षर करेंगे, फिर उसमें बहुमत कितने देंगे, 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित नहीं किया गया है ये, लेकिन उस पर पारित किया जाना चाहिए, यानी नहीं है तो उस पर महाभियोग नहीं लगाया सकते, इसलिए ऐसा लिखा है, नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या कहता है, नंबर 3 आर्टिकल 61 के अंतर्गत, बार बार 61 क्यों बोला जा रहा है, ताकि याद हो जाए, समझ में आ जाए कि किस आर्टिकल के अंतर्गत। हम एग्जाम का हमने भले ही बता दिया, लेकिन यदि किसी चीज को पढ़ने समझने से आपके एक पंथ 2 काज होते हैं, एक रास्ता है, उसी रास्ते पे 2 काम आपके पूरे हो जाते हैं, तो अच्छा है ना। चलिए, तो तीसरा क्या कहता है, जब आरोप संसद के किसी सदन द्वारा इस प्रकार लगाया गया कि वह दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा और ऐसे अन्वेषण में उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा, ये तीसरा है, यानी राष्ट्रपति उस पर उपस्थित हो सकता है। राष्ट्रपति नहीं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जो जज जिनके ऊपर महाभियोग लगाए वो भी उपस्थित हो सकते हैं। लेकिन अभी हम 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर राष्ट्रपति का अधिकार होगा। 4 क्या कहता है, 4 कहता है यदि अन्वेषण के परिणाम स्वरूप यह घोषित करने वाला संकल्प कि राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाया गया आरोप सिद्ध हो गया है, सही है, सिद्ध हो गया, आरोप का अन्वेषण करने या कराने वाले सदन की कुल सदस्य संख्या कम से कम क्या हो, 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो इसे संकल्प का प्रभाव उसके इस प्रकार पारित किया जाएगा कि तारीख से राष्ट्रपति पद से हटाया, यानी उसी तारीख से उनको अपने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना होगा। यदि इस संवैधानिक पद पर कोई व्यक्ति बैठा है तो वैसे तो इसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए उस व्यक्ति का खुद का व्यक्तिगत मामला ये कहता है कि उन्हें महाभियोग की प्रक्रिया के प्रणाली के पहले ही त्यागपत्र दे देना चाहिए, लेकिन उन्हें ये बात श्योर है कि जो महाभियोग प्रणाली या जो आरोप पत्र उनके प्रति दाखिल किया जा रहा है वो पूर्णतः निराधार है, पूर्णतः गलत है, वो उन कृत्यों में कहीं से कहीं तक लिप्त नहीं है और उन्हें मालूम है कि हमें न्याय मिलेगा और हम सही है, तो फिर उन्हें अपने पद पर बने रहना चाहिए। और इसके बावजूद भी वो अपना त्यागपत्र बना करके लेकर के जाएं कि यदि महाभियोग प्रणाली में संसद द्वारा बहुमत पास हो गया तो वहीं पर त्यागपत्र सौंप दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने की बोला था, पीछे आ गए, स्लाइड से पीछे आए हैं।
ऐसे आगे ही बढ़ेंगे। 61 से के बाद हमारा आता है 62। 62 क्या कहता है? राष्ट्रपति पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। ठीक है, ये कौन सा कहते हैं? आर्टिकल नंबर 62 कहता है। इस पे भी हम चलते हैं। 62 में क्या है? तो इसमें निरूपित है, पहला, राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। यदि किसी निश्चित तारीख को राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो रहा है तो खत्म होने का समय का वेट नहीं किया जाएगा कि राष्ट्रपति पद खाली हो जाए इसके बाद चुनाव कराएंगे। उसके पहले ही चुनाव की निर्वाचन की प्रणाली पूरी कंप्लीट हो जाएगी और जिसे बहुमत मिला है उस व्यक्ति को राष्ट्रपति के लिए निर्धारित कर दिया जाए। बस राष्ट्रपति पद पर आसीन शपथ लेने के बाद होता है। तो यदि राष्ट्रपति निर्वाचित हो गया है, जिस दिनांक को उनका कार्यकाल पूरा होता है उस कार्यकाल को वो यानी पुराने राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र देते हैं और नए राष्ट्रपति को नियुक्त कर दिया जाता है, यानी शपथ दिलवा दी जाती है। अगला है 62 के अंतर्गत पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने, किसके माध्यम से हटाएंगे? महाभियोग। कौन सा आर्टिकल? 61। या अन्य कारण से हुई किसी पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति के होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह, कितने माह के अंतर्गत? 6 माह के अंतर्गत ये कार्यप्रणाली किसी भी, यदि बाय द वे कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है और आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, अब क्या रिक्त हो गया तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद पर लाया जाएगा, लेकिन 6 माह के अंतर्गत उस पद को भरा भी जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति राष्ट्र के लिए सर्वोच्च होता है। वो हमारे संसद का अध्यक्ष भी कार्यप्रणाली पूरे राष्ट्र का अध्यक्ष भी वो माना जाता है और प्रथम नागरिक भी है और इसीलिए उस पद को तुरंत भरा जाता है। ऐसे लोकसभा का अध्यक्ष अलग है और राज्यसभा के अपने अध्यक्ष होते हैं, लेकिन पूरी कार्यप्रणाली का प्रधान एक अध्यक्ष भी राष्ट्रपति होता है। चलिए, इसके साथ में निर्वाचित तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार उसको होगा, ये कहता है आर्टिकल नंबर 62 के अंतर्गत 2। आगे बढ़ते हैं। 2 के बाद 62 के बाद आता है 63 के अंतर्गत क्या है? भारत का उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति की जगह उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति की क्या प्रणाली है उसको हम समझते हैं। भारतीय गणराज्य का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में भारत के संविधान का अनुच्छेद नंबर 63 यह उपबंध कराता है। उपराष्ट्रपति की कार्यप्रणाली किसके कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत है? 63। ठीक है, महाभियोग की प्रणाली 61 अभी पढ़ा हमने। चलिए, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 और 89 यह उपबंध करते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति। अब ये 89 कहां से? तो जब हम जो कि राज्यसभा के अध्यक्ष को पढ़ेंगे तो वहां पर अनुबंध किया गया कि कौन होगा, तो फिर यही बात उठ करके आ जाएगी कि जो कि उपराष्ट्रपति इस पद को संभालेगा। इसलिए आर्टिकल नंबर 64 जो जस्ट आने वाला है और 89 जो आगे आने वाला है उसमें उपबंध किया जाता है। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ पद धारण नहीं करेगा। 2 पद है ना, अब तीसरे की जरूरत भी नहीं है। चलिए, लेकिन इन 2 पदों में अभी जो कार्यप्रणाली यानी दोहरी भूमिका उपराष्ट्रपति निभाते हैं, ये बात भी ध्यान रखना है। तो इसके बारे में भी कुछ चर्चा डिटेल इसमें दी गई, उसको हमसे करेंगे। संवैधानिक व्यवस्था में राष्ट्रपति पद का धारण कार्यपालिका का भाग है, परंतु राज्यसभा के सभापति के रूप में वह संसद का भाग है। ये भी ध्यान रखना है। दोहरी भूमिका का क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ पर ये 2 स्थिति में उलझन है, यानी ये संसद के सभापति भी है और राष्ट्रपति भी है, उपराष्ट्रपति भी है।
तो उपराष्ट्रपति कार्यप्रणाली की बात आती है तो उनका दायित्व का निर्वहन करता है। और इसके बारे में कहा गया भी गया पद के बारे में कि जब वो सभापति होंगे तब सभापति कार्यप्रणाली को लेंगे, लेकिन जब उपराष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति पद को बनाएंगे। और उपराष्ट्रपति पद को धारण किए हुए वह अपने आप को सभापति का अध्यक्ष नहीं मानेंगे। यानी वह यदि इस प्रकार की कोई कार्यप्रणाली आती है कि पद सभापति के पद पर उनके ऊपर भी खुद के ऊपर आक्षेप लगता है, तो वो ये नहीं कहेंगे कि ये गलत है, ये तो मैं हूं। वो ये कहेंगे कि मैं एक उपराष्ट्रपति हूं और उपराष्ट्रपति पद को धारित करते हुए मेरे लिए जो सही है उसका ही मैं निर्वहन करूंगा। क्योंकि सभापति में एक मेरी अपनी अलग भूमिका हो जाती है, यानी ये ऑफिस अलग हो जाता है, यहाँ के शिक्षक अलग हो जाते हैं, वहां का अलग हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ का उपराष्ट्रपति पद अपने आप में ही ये इन्वायरमेंट मेरे लिए है, और जब मैं सभापति जाऊंगा तो वहां पर अध्यक्ष होगा राज्यसभा का, तो वो अपने आप में अलग प्रणाली है। चलिए परंतु राज्यसभा के सभापति के रूप में वह संसद का भाग है, ये ध्यान रखना है। इस प्रकार उपराष्ट्रपति की दोहरी भूमिका होती है और वह दो अलग अलग और पृथक पद धारण करता है। आगे भी इसके बारे में कहा गया। बहुत छोटा है, शायद आपको स्क्रीन में पढ़ने में प्रॉब्लम आएगी। देखते हैं हम थोड़ा सा इसको सेट करके। चलिए, तो क्या कहता है, दोहरी भूमिका उपराष्ट्रपति की है, ये हमने बात समझा। उसका थोड़ा सा डिटेल यहाँ पर दिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद भारत के संविधान की एक अनूठी विशेषता है। क्यों अनूठी है? दो पद धारित किया हुआ है। विश्व के लोकतांत्रिक संविधान वाले अन्य देशों में इसके ठीक समतुल्य कोई पद विद्यमान नहीं है। जैसा हमारा उपराष्ट्रपति का पद है, ऐसा किसी अन्य संविधान में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो वो उपराष्ट्रपति भी है, एक पद तो वो धारण किया है, दूसरा वो राज्यसभा के अध्यक्ष भी हैं, तीसरा एक और क्या है, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाया जाता है, कुछ समय के लिए उसकी कार्यप्रणाली क्रियाकलापों को दिया जाता है, लेकिन निर्वाचन स्थिति में वापस वो आकर के अपने पद को धारण कर लेगा। लेकिन जब वो उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति जाते हैं तो राष्ट्रपति के सारे खर्चे, सारी जो कि वेतनमान भत्ते उनको मिलते हैं, लेकिन राज्यसभा के जो पद हैं वो उनके लिए उस समय के लिए रोक दिए जाते हैं। वो खर्चे, वो वेतनमान उस समय नहीं मिलते हैं जब वो राष्ट्रपति पद को धारण करते हैं। जब वो उपराष्ट्रपति हैं और सभा के अध्यक्ष हैं तब उनके नियम लागू होंगे, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद। तो इस प्रकार की दोहरी भूमिका अन्य किसी संविधान में नहीं है। चलिए, राष्ट्रमंडल देशों की अन्य संसदीय शासन प्रणालियों में या आयरलैंड में ऐसा कोई पद नहीं है, क्योंकि आयरलैंड से संसदीय प्रणाली को भी लिया गया। आयरलैंड का जिक्र यहाँ पर इसलिए किया जाता है क्योंकि बहुत सारे अनुच्छेद जो है कि क्योंकि हमारा संविधान कई देशों के संविधान को मिलकर बनाया गया, इसलिए यहाँ पर आयरलैंड का जिक्र किया गया। विश्व में महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान में एकमात्र ऐसा संविधान है जो पद का उपबंध करता है। लेकिन भारत के उपराष्ट्रपति का पद यद्यपि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में उपराष्ट्रपति के समरूप है। किसके समरूप है? जो अमेरिका की जिसकी हमने बात पहले भी की थी उनके जैसा ही। लेकिन क्या अलग है? लेकिन यह इस स्पष्ट कारक के चलते संयुक्त राज्य अमेरिका में उपराष्ट्रपति के पद के बिल्कुल समान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अमेरिका में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद को ग्रहण कर लेगा, लेकिन यहां पर ग्रहण तो करेंगे कुछ समय के लिए, निर्वाचन होने पर वापस रिवर्स आना पड़ेगा। अब संविधान निर्माताओं ने मूलतः ब्रिटिश संसदीय प्रणाली का अनुसरण करते हुए अमेरिकी प्रणाली को अपनाने का निर्णय लिया। अनुसरण किसका किया? ब्रिटिश का। लेकिन लिया किसको? अमेरिका को। बड़ा कंफ्यूजन है। वो इसलिए लिया क्योंकि जो उनका निर्धारण था वो अच्छा था, लेकिन प्रणाली तो उन्होंने कहा कि इस प्रणाली को थोड़ा संशोधन कर दिया जाए। काफी छानने बीनने के बाद इन पर निर्णय लिए गए। भारत का उपराष्ट्रपति उच्च सदन की अध्यक्षता करेगा। उच्च सदन ने राज्यसभा,
और कतिपय आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। आकस्मिक स्थिति ऐसी बनती है तो इसलिए राष्ट्रपति उनको कहा गया। उपराष्ट्रपति, इस प्रकार भारत के उपराष्ट्रपति को दोहरी सौंपी गई, यानी दोहरी कार्यप्रणाली भूमिका सौंपी गई, कार्यपालिका के दूसरे मुखिया के रूप में और संसद के उच्च सदन के पीठासीन अधिकारियों के रूप में दोहरी भूमिका सौंपी गई। चलिए 63 के बाद आ जाते हैं 64 पर। 64 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, जिसके हमने अभी बात की थी। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। भारतीय गणतंत्र का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में भारत के संविधान के अनुच्छेद नंबर 63 अनुबंध करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 यह उपबंध करता है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ धारण नहीं करेगा, जिसके बारे में हमने पहले चर्चा की थी। तो आज हमने पढ़े अनुच्छेद नंबर 59 से 64। ठीक है, आगे हम 65 से पढ़ने वाले, यानी 59 से 64। अभी हमारी कार्यपालिका चल रही है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। भाग 5 के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। भाग 4 के अंतर्गत तक हमने इसके पहले पढ़ा था, भाग 5 हम पढ़ रहे हैं। इसके जस्ट पहले के वीडियो में तो हमने भाग 5 को ही पढ़ा है, ये भी ध्यान आपको रखना है। भाग अनुसूची और अनुच्छेद के आधार पर हम संवैधानिक या राज्य व्यवस्था या हमारे राज्य व्यवस्था को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अच्छा पढ़ें, अच्छा समझें। हाँ, लेकिन सर्वज्ञ नहीं है, सर्वोसर्वी नहीं जानते, नहीं समझते। हम उतना ही लेकर के आते हैं, उतने की चर्चा करते हैं जितना हमने आर्टिकल्स के अंतर्गत लिया है। इसके बाहर, क्योंकि यदि हम एक क्रम से चलेंगे तो हमें उन सभी चीजों को याद रखना बड़ा आसान होगा। चलिए, सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी आशा उम्मीद के साथ फिर उपस्थित होंगे आर्टिकल नंबर 65 से।